नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो जुड़ा हुआ है भक्ति और सूफी काल से, जिसमें हम पीछे काफी बातें कर चुके हैं और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। समय बचाने के लिए मैंने ये यहां पर लिख दिया है, जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एक बात यहां पर लिखी हुई समझ में आ जाएगा। भक्ति और सूफी ट्रेडिशन की बात कर रहे थे और भक्ति और सूफी में भी सिर्फ हम भक्ति का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि जिस समय नॉर्थ और साउथ इंडिया में रिलीजियस कल्ट आपस में मिल रहे हैं, अलवार और नैनार मिल रहे हैं, भक्ति का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें दिया जलाना नहीं होता, अगरबत्ती लगानी नहीं होती। अगर आपका लोगों के साथ सही संबंध है, आप हर व्यक्ति में हर आत्मा को आप परमात्मा के रूप में देखते हैं और हर व्यक्ति को प्रेम करते हैं, इसका मतलब आप भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। जिस समय साउथ इंडिया में अलवार और नैनार उठ रहे थे, अलवार वो जो भगवान विष्णु को मानते हैं, नैनार वो जो भगवान शिव को मानते हैं। पीछे के चैप्टर में हमने आपको यह भी बताया था कि अलवारों में एक महिला संत हुई जिसका नाम था अंडाल, और इसमें नैनारों में एक महिला संत जिसका नाम था करैकाल अमैया। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो करैकाल अमैया का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का मतलब भारत की अगर बात कर लें तो भारत को अगर इस तरह से बना लें, ये पाकिस्तान का हिस्सा, अगर भारत को इस तरह से बना लें तो इसको मोटा मोटा यहां पर बीच से विंध्याचल पर्वत से काट सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा इधर छत्तीसगढ़ झारखंड होता हुआ यहां से काट सकते हैं। तो इसका नीचे का जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है साउथ इंडिया। ये इसमें थोड़ा हिस्सा ये पार्ट कहलाता है डेक्कन। दिस पार्ट इज कॉल्ड डेक्कन, दक्खन। और ये कोर इंडिया है जिसको साउथ इंडिया या वी शेप इंडिया भी कहते हैं। यहां पर जो तीन राज्य मेन है वो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, इसको हम प्राचीन काल से तमिल हम कहते चले आए हैं, TAMILHAM, तमिल हम। तो अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो अलवार और नैनार तो यहां पर डेवलप हो रहे हैं। साउथ इंडिया में मंदिरों का भव्य निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े मंदिरों में राजाओं के मदद से मंदिर बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा पल्लवों के समय में और चोलों के समय में साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा शिव मंदिरों का निर्माण हुआ और कुछ सारे विष्णु मंदिरों का निर्माण भी हुआ, है ना। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया। तो जैसे साउथ इंडिया में विष्णु की पूजा हो रही है, आप जानते होंगे आंध्रा का एक बहुत ही प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है तिरुपति बालाजी। केवल भारत से नहीं, दूर देशों से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं। अब हम यहां पर जो बात कर रहे हैं विष्णु और शिव की, तो विष्णु और शिव वो देवता है जिनकी नॉर्थ इंडिया में भी मंदिरों में पूजा होती है। टेम्पल्स में दे वर वर्शिप्ड इन द टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। इन मंदिरों को बनाता कौन है? इन मंदिरों का निर्माण करते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा, रूलर्स मींस किंग्स, रूलर मींस ग्रेट टॉप क्लास बिजनेसमैन, यू कैन से रूलर्स इफ दे आर डोमिनेटिंग द पर्टिकुलर एरिया। तो ये राजा महाराजा क्यों बनवाते हैं मंदिर? इससे राजाओं की भव्यता का पता चलता है। भव्यता का मतलब ग्रैंडियोर, स्प्लेंडरनेस, इसका पता चलता है। आप खुद सोचिए, अगर हम नॉर्मल इंसान है, अगर हमारी मंथली कमाई 1 लाख रुपए है और एक घर बनाते हैं जिसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए हो, और वो घर उस जगह पर बनाए जहां पर आप पाएंगे कि बहुत अच्छे मकान नहीं है, तो उस जगह जब आपका वो मकान बनेगा तो हर आदमी के मुंह से वाह निकले, यार क्या घर बनाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो घर आपकी संपत्ति को, आपकी उन्नति को दर्शाता है, आपके आर्थिक संसाधनों को दर्शाता है, आपके इनकम सोर्सेस को दर्शाता है कि अरे भाई इतना बड़ा मकान बनाया तो कोई बड़ा आदमी होगा। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा मंदिरों का निर्माण करता है और वो भी नॉर्मल मंदिर नहीं, भव्य मंदिर, तो ये माना जाता है कि राजा बहुत ताकतवर राजा है, इसकी सेना बहुत स्ट्रांग है, इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, यानी इस राजा के राज्य में किसी तरह के संसाधनों की कमी नहीं है। There is no lack of resources in the kingdom of that particular king who is building these kind of grandeur temples, जो इस तरह के शानदार मंदिरों का निर्माण करवा रहा है। तो मंदिर उस राज्य की भव्यता का भी सूचक है।
इन मंदिरों में पूजा हो रही है, विष्णु की हो रही है, शिव की हो रही है। आगे चल के हम देखेंगे दशावतार कॉन्सेप्ट भी आएगा, द इनकार्नेशन ऑफ विष्णु इन द 10 फॉर्म्स सच एज फिश, सच एज टॉर्टोइस, सच एज लॉर्ड रामा, लाइक दैट। अच्छा, यही वो समय है, क्योंकि ये भक्ति सूफी का टाइम कब से कब तक का दे रहे हैं? ये दे रहे हैं 8th to 18th सेंचुरी, यानी 700 कॉमन एरा से लेकर 1800 कॉमन एरा तक, 7वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी, यानी ये इतिहास जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये तकरीबन 1100 साल का है। इट इज अ हिस्ट्री ऑफ 1100 इयर्स, यू कैन नॉट इमेजिन। तो आप सोचिए एनसीईआरटी की एक छोटी सी किताब में 10-15 पेज में वो आपको कितना बता देंगे, इसलिए वो आपको एक झांकी दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप चैप्टर का इसेंस समझ सकें कि ये बताया क्यों जा रहा है, व्हाट आर द रीजंस। अच्छा, इसी समय पर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत राज्य पैदा हो रहे हैं। ये राजपूत राज्य बहुत पावरफुल है और ये धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया पर अपनी पकड़ बना रहे हैं। राजपूत राज्यों का जो निर्माण हो रहा है वो आज के ज्यादातर एरिया आप राजस्थान में कह लीजिए, तकरीबन ये वाला एरिया है जहां पर राजपूतों का बड़े लेवल पर उद्भव हो रहा है। आज भी से राजस्थान कहते हैं, इसका पुराना नाम राजपूताना भी है। जितने भी क्षत्रिय लोग हैं वो लगभग इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चाहे पूरे भारत में कहीं भी माइग्रेट किए हों। और जनरली क्षत्रिय जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, राजपूत जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर शब्द को आप तोड़ के देखिए तो ये 2 शब्द निकालता है, राजपूत, राजा का पुत्र, द सन ऑफ किंग्स। तो ये राजपूतों का यहां पर उद्भव हो रहा है। दे आर ओरिजिनेटिंग, व्हाई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ओरिजिनेटिंग। जब भी आप हिस्ट्री को पढ़िए, कोशिश करिए कि किसी भी घटना को आप क्या करें, कनेक्ट करें कि अगर आज कोई घटना घट रही है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अगर आप घटना को कनेक्ट करना सीख गए तो यकीन मानिए आप इतिहास में नहीं भविष्य में होने वाली घटनाओं को जज कर पाएंगे, और हिस्ट्री पढ़ने का यही सबसे बड़ा फायदा है। तो नॉर्थ इंडिया में राजपूत राज्य इमर्ज हो रहे हैं, और अगर राजपूत राज्य इमर्ज हो रहे हैं तो ब्राह्मणों की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ब्राह्मणों के सलाहकार के रूप में इतिहास अगर खंगाल के देखिए तो यहां ही नहीं विश्व के हर देश में राजपूतों के सलाहकार के रूप में ब्राह्मण रहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि राजपूत और ब्राह्मण विश्व में कैसे देखें, तो विश्व में आप जानते हैं 2 ही तरीके के लोग राज किए, या तो इस्लामिक पीपल रहे और या तो क्रिश्चियन, या इस्लामिक या क्रिश्चियन। तो यहां पर जिसको आप राजपूत कहते हो वो है सुल्तान और उनके सामंत, फ्यूडल्स। यहां पर जिनको राजपूत कहते हो दे आर किंग्स, प्रिंसेस एंड दे आर फ्यूडल्स। ठीक है, ये है राजपूत इन डिफरेंट रिलीजन, इन डिफरेंट कैटेगरी। और इनकी हेल्प करने के लिए, क्रिश्चियन की हेल्प करने के लिए है प्रीस्ट, जिनको आप फादर भी कहते हो, जो चर्च में आपने देखा होगा, चर्च के जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, दे आर फादर। हिंदू फिलॉसफी में, सनातन फिलॉसफी में दे आर कॉल्ड ब्राह्मण्स। यहां पर इस्लामिक कल्चर में मौलवी होते हैं, ठीक है, उलेमा होते हैं, उलेमा, ULEMA, उलेमा। दे आर मुस्लिम स्कॉलर्स एंड दे आर द एडवाइजर ऑफ किंग्स एंड दे आर एडवाइजर ऑफ द एनी पर्सन अंडर होम दे आर वर्किंग। तो ये जो उलेमा है वो ब्राह्मण है, केवल नाम बदल गया है। हिंदुस्तान में ब्राह्मण कहा गया, राजपूत कहा गया, रूलर्स कहा गया। यहां पर इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, यहां पर इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन यह व्यवस्था दुनिया के हर देश में है। और यही नहीं, आप भी जब ताकतवर होंगे, आप भी जब कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपके पास शक्ति होगी, आपके पास पावर होगी, तो आप अपने आसपास ऐसे लोगों को बिठाना पसंद करेंगे जिनकी बुद्धि का स्तर ज्यादा हो, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में आपको सही हेल्प कर सके। तो ये बात समझने की कि हर किसी को अपना सलाहकार, बहुत बेहतर दिमाग का आदमी चाहिए होता है। कोई भी व्यक्ति मंद बुद्धि को अपना सलाहकार बनाना नहीं चाहता। शायद यही वजह है कि कृष्ण ने अर्जुन को अपना एडवाइजर चुना, सॉरी उल्टा हो गया, अर्जुन ने कृष्ण को अपना एडवाइजर चुना, और रिजल्ट आपके सामने है। एक ऐसा युद्ध जो अर्जुन की टीम हार सकती थी और दुर्योधन की टीम जीत जाती, लेकिन एक परफेक्ट एडवाइजर एडवाइज्ड हिम अगेन एंड अगेन, and we have seen the history in the result. Mahabharata was won by Pandavas.
बिकॉज ऑफ द एडवाइजर। तो यहां भी जो राजा है वो एडवाइजर किसको बनाते हैं? ब्राह्मणों को बनाते हैं। ब्राह्मणों की अपनी पोजीशन सेट हो जाती है, समाज में उनका नाम बढ़ता है। नाम इसलिए भी बढ़ता है कि राजा के दरबार में काम करते हैं, नाम इसलिए भी बढ़ता है कि अपने बुद्धि और विवेक से पूरे राज्य को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये हो रहा है कि जब नॉर्थ इंडिया में विष्णु और शिव के मंदिर बन रहे हैं इन द पैरेलल कॉन्टेक्स्ट, जब साउथ इंडिया में नैनार और अलवार जनरेट हो रहे हैं और बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण नॉर्थ इंडिया में भी हो रहा है और साउथ इंडिया में भी हो रहा है। पर्टिकुलर टाइम में हम देखेंगे कि भारत में केवल विष्णु और शिव के मंदिर तो बन ही रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्ट भी डेवलप हो रहे हैं जो सेक्ट ना ब्राह्मणीय व्यवस्था को मानते हैं और ना दूसरे तरीके की व्यवस्था को मानते हैं। वो अपनी एक नई विचारधारा लेकर के आते हैं और इन विचारधाराओं में जो 3 नाम आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं वो है नाथ, जैसे आपको उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, दैट नाथ, योगी आदित्यनाथ बिलोंग टू दिस नाथ कॉन्सेप्ट। गोरखपुर में इनका जो भव्य मंदिर है उसे गोरखपुर नाम ही गोरखनाथ के नाम पे है, गोरख, लेकिन बट द एक्चुअल वर्ड इज गोरक्ष, जो गाय की रक्षा करे, गोरक्षनाथ। ठीक है। फिर है जोगी, आपने मीराबाई का नाम सुना होगा। मीराबाई इज ए जोगी बिकॉज सी वियर जोगिया ड्रेस, सी वोर जोगिया ड्रेस एंड सी वाज द लवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अभी आगे हम मीराबाई के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे। फिर आते हैं सिद्धार्थ। तो ये 3 नाम है जो आपको दिए हुए हैं और ये ब्राह्मणीय व्यवस्था से बिलोंग नहीं करते, they don't belong to the ब्राह्मणिकल सिस्टम। नाथ, जोगीज एंड सिद्धार्थ। और ये किस कैटेगरी से आते हैं? ये आर्टिशन कैटेगरी से आते हैं। आर्टिशन का मतलब आप जानते हैं जो अपने हाथों से किसी भी काम करने में स्किल्ड होता है, जैसे कि पॉटर मिट्टी को शेप देता है और बर्तन बन जाते हैं, लोहे के बर्तन बनाता है, तलवार बनाता है, कुदाल बनाता है, sword made by him, warrior items made by him, the different tools which are being used in the agricultural field are made by him। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये आर्टिसंस के इतने ग्रुप क्यों डेवलप हो रहे हैं? इसके पीछे भी पैसा ही है। आप हिस्ट्री देखेंगे कि जो भी एग्जिस्टेंस में आ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। पैसा इन्वॉल्व क्यों है ये बात समझने की कोशिश करेंगे। जो अभी नाथ, जोगी और सिद्धा की हमने बात किया, ये वीवर्स कैटेगरी भी डेवलप हो रही है। वीवर मतलब बुनकर, साड़ियों को बुनने वाले, अच्छी अच्छी डिजाइन को बनाने वाले, ये बुनकर कहलाते हैं। तो ये जो बुनकर है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या होता है? एक शब्द हमारे पास बहुत अच्छा सा आया है, ऑर्गेनाइज्ड। ये शब्द जानिए, हिस्ट्री में आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा वर्ड होगा अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। अब ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? सिंपल सी बात है, जब किसी भी काम को हम प्लान करके करते हैं, पूरा सेटअप बिठाल के एक टीम रखा के करते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है, जिसका प्रोडक्शन पर्टिकुलर जगहों पर होता है, जिसमें काम करने वालों की संख्या ज्यादा होती है, तब हम बोलते हैं कोई काम ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। जैसे कि घर में शादी का होना, इट इज ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। अनऑर्गेनाइज्ड, जब कहीं कोई किसी काम में लगा हुआ है। 1857 का रिपोर्ट, 1857 का रिपोर्ट जिसने भारत की दशा और दिशा को तय कर दिया, और ऐसा कहते हैं कि अगर सिंधिया भी इस युद्ध में शामिल हो जाता तो 1857 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ता। लेकिन सिंधिया शामिल नहीं हुआ और भारत के लोग जो हर फ्रंट पर अंग्रेजों से लड़े, राजे महाराजे लड़े, किसान लड़े, मजदूर लड़े, क्यों हार गए? क्योंकि उनका रिवोल्ट अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड नहीं, इट वाज नॉट प्लान। और जब प्लान बना तो सही टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। कई फील्ड पर इन लोगों की रिसर्च नहीं थी। इसीलिए कोई भी चीज अगर अनऑर्गेनाइज्ड होती है तो उसकी ताकत कम होती है, और कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। जैसे अब हम यहां से कनेक्ट करते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात की, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं, सबको अच्छी तरीके से पता है। अब एक गांव में एक ब्लैक स्मिथ है, कितना प्रोडक्शन करता होगा? दिन भर में 10-12 एक्स यानी कुल्हाड़ी बना लेता होगा, कुछ तलवारें बना लेता होगा, छोटे मोटे बर्तन बना। मान लो दिन भर में कोई भी चीज वो
अगर सिग्नल प्रोडक्शन कर रहा है तो 15 यूनिट डेली बना लेगा। इसको किसी ने बताया कि पास के शहर में जाओ, इसकी तुमको अच्छी कीमत मिलेगी। बोला कितने का मिलेगा? तो इसने कहा कि एक का तुम्हें अगर यहां पर 1 रुपया मिलता है 1 यूनिट का, तो जब तुम शहर में जाओगे तो इसका तुमको 10 रुपया मिलेगा। लेकिन जब ये आदमी शहर पहुंचता है तो इसका जाने का आने का पूरा खर्चा ही 15 रुपए हो जाता है। तो अगर ये उस सामान को 10 रुपए में बेचेगा तो इसको कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड टास्क। जैसे कि एक गांव यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां। हर गांव में लोग 15-15 यूनिट बना रहे हैं। अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड टास्क है। एक आदमी पे आने वाला खर्चा ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर इज मोर। अब इन लोगों ने क्या किया, चारों गांव के लोगों ने द विलेज नंबर 1, विलेज नंबर 2, विलेज नंबर 3 एंड विलेज नंबर 4, इन लोगों ने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया कि एक आदमी सबका सामान लेके चला जाएगा। अब एक आदमी 60 यूनिट लेके जा रहा है और अगर एक सामान 10 रुपए का बिक रहा है तो 600 रुपए लेकर गया। और जो एक्सपेंडिचर एक आदमी पे यहां 15 ले जाने पे हो रहा था, वही एक्सपेंडिचर यहां 60 ले जाने पे हो रहा है। और सिस्टम बन गया है कि इस बार तुम जाओगे, इस बार तुम जाओगे, इस बार तुम जाओगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो गया एंड द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड थिंग, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं संगठित। अगर हम संगठित होकर कोई काम करें तो आसानी से और अच्छा होगा, और अगर असंगठित होकर के कोई काम करें तो वो काम खराब होगा। तो जब ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अब प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसको सेल कहां किया जाए? भाई कुछ भी आप बना रहे हैं तो वो बिकेगा नहीं, तो आप क्या करें? तो आपने क्या किया, डिमांड बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि नए नए अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। अर्बन सेंटर्स यानी बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, नए नए शहर। आप देखेंगे 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में भारत में अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र विकसित हो रहा है जहां पर एग्रीकल्चर और माइनिंग के अलावा बाकी सब होता है। जैसे इस समय मैं सिटी भुवनेश्वर में हूं, अगर यहां की बात करूं, इसको भुवनेश्वर को बेटा शॉर्ट फॉर्म में BBSR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? BBSR। क्या भुवनेश्वर में कोई खेती करता है? नहीं। क्या भुवनेश्वर में कोई माइनिंग करता है? नहीं। यानी ये शहर इसलिए बना है, ये शहर इसलिए बना है ताकि हम लोग पढ़ सके। भुवनेश्वर इज अ बिग एजुकेशनल एंड मेडिकल हब। यहाँ पे किसी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं है और किसी तरीके का कोई एग्रीकल्चरल वर्क नहीं है, किसी तरह का कोई माइनिंग वर्क नहीं है। उसके बाद भी यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? बिकॉज भुवनेश्वर इज ए अर्बन सेंटर। भुवनेश्वर इज ए अर्बन सेंटर, और इस अर्बन सेंटर के लोगों को जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो कहां से आएगी? वो आसपास के गांव पूरा करेंगे। अगर भुवनेश्वर को खाना चाहिए तो कहां से आएगा? भुवनेश्वर का आदमी तो खाने का काम करता नहीं है, प्रोडक्शन करता नहीं है, मार्केट बाहर से आएगा। अगर भुवनेश्वर को लोगों को पॉट्स चाहिए, वाटर ला के देंगे, उसके लिए मिट्टी कहां से आएगी? आसपास के क्षेत्रों से आएगी, गांव से आएगी। अगर भुवनेश्वर के लोगों को पीने के लिए वाटर चाहिए तो अगर बगल आसपास में कोई रिवर है तब तो वाटर सप्लाई हो जाएगी, नहीं तो जमीन को खोद के पानी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये इनमें से कोई भी चीज भुवनेश्वर पैदा नहीं करता है। भुवनेश्वर इज ए सर्विस सिटी। सर्विस क्लास के लोग यहां पर रहते हैं। अगर कोर्ट्स हैं तो वकील यहां रहते हैं, विद्यालय है तो टीचर्स यहां रहते हैं, एंड दे आर नॉट कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो किसी भी चीज की डिमांड, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट की डिमांड, किसी भी क्राफ्ट की डिमांड गांव में कम होती है और अर्बन सेंटर्स में ज्यादा होती है। चूंकि अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, मैंने आपसे कहा था आप कनेक्ट करना सीखिए। अर्बन सेंटर क्यों डेवलप हो रहे हैं, अब ये बाद में बात करेंगे इस विषय में। सेंटर्स इसलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि ये सारे सेंटर्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से जुड़ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरी का व्यापार। आपको पता नहीं होगा, अशोक के समय में पूरा हिंदुस्तान रोम से जुड़ा हुआ है। रोमन कॉइन्स मिले हैं हिंदुस्तान में। एक जगह है रहमान डेरी साउथ इंडिया में, अरिका मेडू, है ना। हम रोमन से ट्रेड करते थे एंशिएंट इंडिया में, और आज के लोग हमें सिखाते हैं कि हमारा व्यापार इंटरनेशनल हो रहा है, हम ग्लोबल हो रहे हैं। वी वर ग्लोबल बिफोर 2300-400 years ago. We were global.
in the time of Indus Valley civilization. It was connected with Mesopotamia. Current day, the name of Mesopotamia is Iraq. We were connected with Oman. It was called Magan. You get that? We are not being global today. We were global in our ancient time, our grand history. If you read, you study, you will find. तो डिमांड बढ़ रही है क्योंकि नए अर्बन सेंटर डेवलप हो रहे हैं। नए अर्बन सेंटर क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बढ़ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का मतलब फिर से एक बार भारत का नक्शा, ये नक्शा आपको रफ बेटा धीरे धीरे बनाना सीखना है। अगर आपको नक्शा बनाना आता है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ने में आपको परेशानी नहीं होगी। बेटा ये है आज का पाकिस्तान, ये है आज का अफगानिस्तान, ठीक है। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ही यही था, PAK, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, इनको मिलाएंगे और इस्तान मतलब बलूचिस्तान, और इसको मिला के पाकिस्तान बनाना। ये कॉन्सेप्ट था जो उस समय धर्म के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश को तोड़ दिया। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाई द नेम हैज बीन गिवन पाक है। हम फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो ट्रेड डेवलप हुआ, ये जो आप इंडिया का हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा आज इंडिया नहीं है, लेकिन ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और हमारा ये ट्रेड इस रास्ते से था। अगर मैप पे आप इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यानी हमारा जो व्यापार डेवलप हो रहा है वो नॉर्थ वेस्ट से डेवलप हो रहा है। कहां से डेवलप हो रहा है? नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में बोलेंगे उत्तर पश्चिमी रास्ते से। दिस वाज द गेटवे फॉर द इन्वेडर्स who invaded India several thousand times and destroyed our culture. For that we are fighting today also. इस तरफ से लोग आए, उन्होंने हमारे देश का इस्लामीकरण शुरू किया, अभी भक्ति में मांगे जाएंगे। और यही वो रास्ता है जो ट्रेड के लिए भी ओपन है। और ये रास्ता जमीनी रास्ते से चलते हुए यहां से आप अरेबियन पेनिनसुला जा सकते हैं और वहां से होते हुए यूरोप भी जा सकते हैं। और यूरोप में इंग्लैंड तक भी आप यात्रा जमीनी रास्ते से कर सकते थे। इट वॉज द टाइम। रोमन एम्पायर आज का इटली है, इटली तक यहां से लोग मूवमेंट करके जाते थे और हमारा प्रोडक्शन यहां तक पहुंचता था। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। और ये कहां से हो रहा है? ये हो रहा है सेंट्रल एशिया से और वेस्ट एशिया से। भारत हमारा, अगर एशिया को ऐसा मान ले तो भारत यहां पर, भारत द पार्ट ऑफ साउथ एशिया यू कैन से। और अगर इस एशिया को ऐसे सर्किल करते हैं तो ये है सेंट्रल एशिया। यानी इंडिया के इस तरफ का जो ये पार्ट है ये है सेंट्रल एशिया। भारत का बिजनेस यहां से होता है बेटे। और फिर कह रहा है वेस्ट एशिया, यानी इस तरफ से, यानी भारत के ऊपर वाले इस हिस्से से भी बिजनेस करते हैं। ये वाले हिस्से में क्या है? चाइना है, चाइना से हमारा ट्रेड होता था। वेस्ट एशिया की बात करें, राइट साइड में जाने की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया,